आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक बात कर चुके थे, जिसमें 4 ऑर्गेनल आ रहे थे: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गाल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। तो अगला आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। unless specifically stained are not easily visible under the microscope। मतलब जब तक इसको स्टेन नहीं किया जाएगा तब तक जब तक इसको स्टेन नहीं करेंगे तो इसको मतलब आसानी से माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। आफ्टर स्टेन करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है। तो the number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो पर सेल वेरी करता है, वेरिएबल होता है, वो डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। और शेप और साइज के टर्म्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो इनका अब मतलब वेरिएबिलिटी दिखाई देती है। अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलती हैं। द टिपिकली इट इज सॉसेप्ड या सिलेंड्रिकल। अगर टिपिकली बात की जाए तो कैसी होती है? सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल हो सकती है, हैविंग जिसका डायमीटर 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। तो इसका डायमीटर कितना हो सकता है? 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर, या एवरेज की बात करें तो एवरेज में 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ होती है 1 से लेकर 4.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और हर एक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया is double membrane bound structure with outer membrane and inner membrane। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू 2 aqueous compartment, that is the outer compartment and inner compartment। The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called matrix। और जो inner compartment है वो किससे भरा होता है? डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल के साथ में। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। और इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या करती है? बहुत सारी इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है वो क्या बनाती है? क्रिस्टी, सिंगुलर में क्रिस्टा। टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की तरफ क्रिस्टी का फॉर्मेशन होता है इनर मेम्ब्रेन। तो क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। और क्रिस्टी का क्या काम होता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देना। The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। और जो दो मेम्ब्रेन है इनका खुद के पास, मतलब इनके पास खुद का अपना स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में एसोसिएट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहा जाता है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको कहा जाता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट हो।
अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन एब्सेंट है तब रेस्पिरेशन कर रहा है, उसको कहा जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हेंस दे आर कॉल्ड, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। द मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। और मैट्रिक्स के पास में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम कौन से होते हैं, 70S टाइप के। द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डिवीजन होता है, डिवाइड किस तरीके से करती है, फिशन के प्रोसेस से, फिशन के द्वारा डिवीजन करती है। तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात। अब बात करते जो अगला ऑर्गेनेल है यूकैरियोटिक सेल का, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारी प्लांट की सेल में और यूग्लिनोइड में प्रेजेंट होते हैं। These are easily observed under the microscope as they are large। और इनको मतलब आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है प्लास्टिड्स को। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। और ये कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स बनाते हैं, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट, जिससे प्लांट को एक स्पेसिफिक कलर मतलब मिल जाता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स। और पिगमेंट की बेसिस पर इस प्लास्टिड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, इसेंशियल है। इन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट फैट सोलुबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल्स हो गए एंड अदर्स आर प्रेजेंट। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट ए येलो, ऑरेंज या रेड कलर। और ये प्लांट के पार्ट को कलर प्रोवाइड, जैसे कि येलो कलर, ऑरेंज या रेड कलर। तीसरा जो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है, वो कलरलेस होता है। कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ऑफ वेरीड शेप्स एंड साइजेज के, अलग अलग शेप और साइज के होते हैं, विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट को भी स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट, एक एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का ही पार्ट है। तो इसमें जो एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, मतलब स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करता है। ये पोटैटो में, एग्जांपल पोटैटो है, मतलब पोटैटो में एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इलियोप्लास्ट, जो इलियोप्लास्ट है ऑयल्स को स्टोर करता है एंड फैट को स्टोर करता है। और एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट होता है प्रोटीन को स्टोर करता है। Majority of the chloroplast of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaf। तो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ग्रीन प्लांट के, वो कहाँ मिलते हैं, लीफ की मीजोफिल सेल्स में। दीजार, और ये कैसे होते हैं, लेंस शेप्ड होते हैं, ओवल होते हैं एंड स्पेरिकल,
डिस्क्वायर्ड आर इवन रिबन लाइक, मतलब फीते जैसे होते हैं, ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ, और जो लेंथ कैसी होती है, वेरिएबल होती है, 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और अगर इसकी विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर की। देयर नंबर वेरी फ्रॉम पर सेल ऑफ द क्लेमाइडोमोनास ए ग्रीन एल्गा, मतलब इनका जो नंबर है वो वेरी करता रहता है। एक पर सेल मतलब एक सेल में एक भी हो सकता है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास की बात करें, एक ग्रीन एल्गा है, और 20 to 40 पर सेल हो सकता है, जो कि मीजोफिल में प्रेजेंट होता है 20 से लेकर 40 तक। अब बात करते हैं जैसे कि जो प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ऑफ द टू, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, और इसमें क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, कम परमेबल होती है एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में लेस परमेबिलिटी होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। तो जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स जिस कॉल्ड द थाइलेक्वाइड, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको थाइलेक्वाइड कहा जाता है। और थाइलेक्वाइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा के अंदर ही थाइलेक्वाइड प्रेजेंट होते हैं। थाइलेक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टेक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, और थाइलेक्वाइड का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, कॉइन्स का गट्ठर, जैसे कि एक के ऊपर एक कॉइन रखते जाओ तो उसका स्टेक, पाइल्स ऑफ कॉइन मतलब कॉइन का एक गट्ठर की तरह थाइलेक्वाइड प्रेजेंट अरेंज हो जाते हैं, जिनको इन मतलब जो थाइलेक्वाइड्स अरेंज होते हैं, इन पूरे गट्ठर को कहा जाता है ग्रेना। एक ग्रेनम के लिए सिंगुलर में मतलब एक के लिए ग्रेनम टर्म यूज होगा, सिंगुलर में ग्रेनम और प्लूरल में ग्रेना। या फिर दूसरा नाम क्या हो सकता है, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड्स भी कह सकते हैं। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स, और इसके अलावा यहाँ पर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली का काम होता है कि दो थाइलेक्वाइड के ग्रेना को कनेक्ट करने का काम, कनेक्टिंग द थाइलेक्वाइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना, मतलब दो ग्रेना के थाइलेक्वाइड को कनेक्ट करने का काम करता है स्ट्रोमा लैमेली। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेक्वाइड्स इनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड द ल्यूमेन, जो थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है किस इनक्लोज्ड स्पेस, जिसको क्या कहा जाता है, ल्यूमेन। Stroma of the chloroplast contains enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein, और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है उसको एक मतलब एंजाइम की रिक्वायर्ड होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होता है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है वो एंजाइम रखता है, और जो एंजाइम है वो किस में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस में। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम, और इसके पास भी क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर द प्रेजेंट इन द थाइलेक्वाइड, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, थाइलेक्वाइड्स में प्रेजेंट हैं। द राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर
और क्लोरोप्लास्ट का भी राइबोसोम कैसा होता है, 70s टाइप का होता है। देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटा होता है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कैसे होते हैं, 80s टाइप के। तो अब बात कर लेते हैं डायग्राम की। तो ये डायग्राम दिया है क्लोरोप्लास्ट का, सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट की हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब ये है थैलेकॉइड, और थैलेकॉइड के ग्रुप मतलब गट्ठर को क्या कहा जाता है, ग्रेनम कहा जाता है, एक गट्ठर को, और सिंगुलर में ग्रेनम और प्लूरल में ग्रेना। और ये क्या है, तो मतलब दो डिफरेंट ग्रेना के थैलेकॉइड को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा। और ये क्या है, स्ट्रोमा। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particle by George Palade 1953। तो राइबोसोम क्या है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को कैसे देखा गया और किसने देखा, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, और किसकी तरह, एक डेंस पार्टिकल की तरह। और किसने ऑब्जर्व किया था, जॉर्ज पैलेड ने। और कब ऑब्जर्व किया था, 1953, मतलब 1953 में। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब ये जो किसके बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए के, एंड प्रोटीन्स, और मतलब प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। और कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। आर नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 80s। और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s होते हैं। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, और हर एक राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट, अगर हम बात करें 80s में, 80s के राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट क्या होती है, 60s की, और स्मॉलर 40s की। जबकि अगर हम 70s राइबोसोम की बात करते हैं तो 70s में लार्जर सब यूनिट होती है 50s, एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। और यहाँ पे जो S है, S क्या है, S डिनोट करता है स्वेदवर्ग यूनिट को, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो ये क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। और इसका काम क्या होता है कि इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। डेंसिटी और साइज मेजर करता है इनडायरेक्टली। यहाँ से क्वेश्चन आया, अगर चेंज करेंगे तो डायरेक्टली कर देंगे, डायरेक्टली करते हैं डेंसिटी नहीं, इनडायरेक्टली। याद रखना है कि इनडायरेक्टली मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज। बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। ये डायग्राम दिया है राइबोसोम का, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम की। अब बात करते हैं जो अगला ऑर्गेनल है सेल का, वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इलेबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसके पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively refers to as cytoskeleton। तो ये सारे कहाँ, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के।
अब इन तीनों को माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक साथ साइटोस्केलेटन कहा गया। मतलब इन तीनों को एक साथ कलेक्टिवली कहा जाता है, कलेक्टिवली रिफर्स टू एज साइटोस्केलेटन। The cytoskeleton in a cell involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the cell। तो साइटोस्केलेटन होता है सेल में, वो बहुत सारे फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, मतलब सेल को मैकेनिकली सपोर्ट करता है, मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, और सेल की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल। तो इसका जो फंक्शन की याद करेंगे तो फंक्शन के याद करने के तरीका है 3M से याद कर सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेनेंस। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि इसके साइटोस्केलेटन का क्या क्या फंक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर, सेल का जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं ऑर्गेनेल हैं सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया एंड फ्लैजिला की बात करें तो सिलिया सिंगुलर में सिलियम कहा जाता है, फ्लैजिला सिंगुलर में फ्लैजिलम। ये क्या हेयर लाइक आउटग्रोथ है, मतलब हेयर बाल की तरह आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक ओर्स। और जो सिलिया होते हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं, वो किसकी तरह काम करती हैं, ओर्स की तरह काम करती हैं, जैसे कि चप्पू की तरह, जो नदी में जो मतलब नाव चलाने के लिए यूज किया जाता है उसकी तरह काम करती हैं, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid। और एक इसका क्या काम होता है कि जो मूवमेंट कराती हैं सेल का या उसके सेल के सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट कराने का काम करती है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। और जो फ्लैजिला होते हैं वो सिलिया के कंपैरिजन में लॉन्गर होते हैं, मतलब लंबे होते हैं, और सेल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess flagella, but they are structurally different that of the eukaryotic flagella। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, लेकिन वो फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। जो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। किस तरीके से डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। The electron microscope study of a cilium or flagellum shows that they are covered with plasma membrane। और सिलिया और फ्लैजिला की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से मतलब ये पता चला है, ये शो हुआ है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं, कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर कॉल्ड एक्सोनीम। और जो इनकी कोर को क्या कहा जाता है, एक्सोनीम। possesses a number of microtubule running parallel to the long axis। और इसके पास में बहुत सारे मतलब माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं जो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलली रन करते हैं। Axonims usually has 9 doublets of radially arranged peripheral microtubules। और एक्सोनीम के पास में 9 डबलेट्स ऑफ रेडिली अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब 9 के डबलेट्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरीफेरी पर। और जो एक पेयर मतलब 2 सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। Such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9+2।
तो 9 हो गए पेरीफेरी पर और एक पेयर सेंटर पर हो गए। तो जो इस अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट, याद रखना है कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेज, और जो सेंट्रल ट्यूब्यूल हैं ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ, और ये सेंट्रल शीथ से इनक्लोज रहते हैं, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by radial spokes, और जो कनेक्ट होते हैं कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल, जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं उनको रेडियल स्पोक्स के द्वारा कनेक्ट होते हैं, जैसे कि जो साइकिल का पहिया होता है उसमें तीली लगी होती है उसकी तरह कनेक्ट होता है, स्पोक्स तीलियां कनेक्ट होती हैं रेडियली। 10 देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स, और यहाँ पे कैसे कितने होते हैं, 9 ही रेडियल स्पोक्स होते हैं। द पेरीफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, और जो पेरीफेरी पर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे से, पेरीफेरी वाले एक दूसरे से कैसे, लिंकर्स के द्वारा इंटरकनेक्ट होते हैं। बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, दोनों सिलिया एंड फ्लैजिला का इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है, बेसल बॉडीज कहा जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है सेक्शन व्यू ऑफ सिलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। ए पार्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो बी पार्ट शो करता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो डायग्राम है ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखने वाला इस तरीके से दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाता है तो। और दूसरा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर इसके हम बात करें, ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलिया एंड फ्लैजिला, तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका 9+2 अरेंजमेंट है, ये क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि डबलेट्स में प्रेजेंट हैं, दो दो डबलेट्स, और जो ये पेरीफेरी वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक दूसरे से जो कनेक्ट हैं वो कैसे हैं, इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा। और दो सेंट्रल पर माइक्रो, ये भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दो कैसे हैं, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और उसके बाद ये क्या है, और दो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ के द्वारा इनक्लोज होते हैं। और ये जो यहाँ पर शो हुई हैं ये कैसे हैं, रेडियल स्पोक्स, यहाँ से ये जो रेडियल स्पोक्स के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अब बात करते हैं अगले पार्ट के, जो सेल के अगला पार्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में बात करते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजुअली कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम क्या है, ऑर्गेनेल है, इसके पास दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या होती हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स दे आर सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, और ये किससे सराउंड रहते हैं, अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा। बोथ द सेंट्रियोल्स इन ए सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों सेंट्रोसोम में, एक सेंट्रोसोम में कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइज लाइक द कार्ड व्हील, और इसमें हर एक का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, कार्ड व्हील, मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उसकी तरह अरेंजमेंट होता है। दे आर
मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये किसका बना होता है? मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट, और जो पेरिफेरल फाइब्रिल होता है वो कैसा होता है? ट्रिपलेट में होता है, 3-3 में होता है, ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, और जो पास पास वाले ट्रिपलेट हैं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो प्रोटीनेशियस कॉल्ड द हब, और जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल का, वो कैसा? वो भी प्रोटीनेशियस ही होता है, जिसको हब कहा जाता है, हब। लाइक वही जो मतलब बैलगाड़ी का पहिया होता है उसकी तरह ही स्ट्रक्चर होती है, उसमें भी हैव प्रेजेंट होता है, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल टिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, और एकदम मतलब जो तीलियों की तरह कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल। जो हब है वो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स कनेक्ट होता है रेडियल स्पोक्स के द्वारा, मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का ही होता है। The centrioles form the basal body of the cilia or flagella। सेंट्रियोल वो क्या बनाता है? बेसल बॉडी बनाता है सिलिया या फ्लैजिला की, एंड स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो क्या करते हैं? गिव राइज टू स्पिंडल apparatus, मतलब स्पिंडल अप्रेचस का फॉर्मेशन होता है कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, किसमें? एनिमल सेल में। एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे भी इसका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। अब जो अगले पार्ट है, अगला ऑर्गेनल है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस को पहली बार रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया, और कब किया गया? 1831, मतलब 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाइज वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन, और उसके बाद में द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो बेसिक डाई के द्वारा स्टेन किया गया, और जिसको नाम क्या दे दिया गया? क्रोमेटिन। और किसने दिया? फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन नाम दे दिया गया। द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसा न्यूक्लियस जब वो डिवाइड ना कर रहा हो, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, तब ऐसा न्यूक्लियस जो डिवाइड ना कर रहा हो, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है। तो इसके पास क्या होता है? हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है, जिसको क्या कहा गया? क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन आर मोर स्पेरिकल बॉडीज। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एक मतलब वन आर मोर स्पेरिकल बॉडीज को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलाई। सिंगुलर में न्यूक्लियोलस, जो कि डायग्राम में शो किया गया है। Electron microscope has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता लगाया गया कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है इसके पास दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स, और जो पैरेलल मेम्ब्रेन्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो 10 से लेकर 50 नैनोमीटर, मतलब 10 से 50 नैनोमीटर तक का स्पेस हो सकता है। अब इसको कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है ये क्या काम करता है? बैरियर बनाता है, बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट के बीच का बैरियर बनाता है। फॉर्म्स बैरियर द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है
और साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसके बीच में बैरियर प्रोवाइड कराता है। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियस की है आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंटिन्यूअस में होती है। और इस पर ये आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट। तो राइबोसोम भी बनाती है, जो ईआर होता है उस पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा ईआर जिस पे राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, SER। और जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। At a number of places न्यूक्लियर envelope इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। तो मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास यहाँ पे बहुत सी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे पोर होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, टूटी रहती है मेम्ब्रेन, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। और ये क्यों ऐसी हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो मेम्ब्रेन का फ्यूजन होने के कारण ये कहीं कहीं पे इंटरप्टेड, मतलब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से छेद हो गए हैं, माइन्यूट पोर्स हो गए हैं। दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द passes through the passes through which movement of RNA and protein molecule takes place in both direction। और इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, मतलब RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जानने, मतलब दोनों तरफ मूव करते हैं। between the nucleus and cytoplasm, normally there is only one nucleus per cell। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली, और इनका जो नंबर है वो वेरी करता है, मतलब और ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि ये कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट में सिंसाइसियम का फॉर्मेशन होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कैन यू रिकलेक्ट द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। मतलब ऐसे बहुत से हैं जिनके पास एक से ज़्यादा, एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सम, और बात करें कुछ ऐसी मैच्योर सेल्स हैं जिनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट भी होता है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस, जैसे कि RBC की बात करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स एंड सीप ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट। और जो वैस्कुलर प्लांट हैं, वैस्कुलर प्लांट की जो सीप ट्यूब होती हैं वहाँ पे भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसीलिए जो इसके सीप ट्यूब के फंक्शन है वो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। इसका काम जो है, सीप ट्यूब का काम कौन करता था, कंपेनियन सेल्स का काम, मतलब सेल का न्यूक्लियस का काम करता था। वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin। जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म है तो इसके पास क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन होता है। द न्यूक्लियोलाई आर स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलाई कैसी है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस का जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअस होता है विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब जो बचा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके साथ में कंटिन्यूअस में होता है। इट इज़ नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और ये एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है। Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis। और लार्जर एंड जितने ज़्यादा नंबर में न्यूक्लियोलाइज प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिवली
कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस एक्टिवली तेजी से करेंगे, जल्दी जल्दी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस, मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस क्या है, ऐसा न्यूक्लियस जो डिवीजन ना करता हो, डिवाइड ना करता हो, हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर, जिसको क्या कहा गया, क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम। डिफरेंट अलग अलग स्टेज की बात करें सेल डिवीजन की, तो वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम शो करते हैं न्यूक्लियस की जगह, इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जब न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता वहां पे स्ट्रक्चर्ड क्रोमोजोम दिखाई देते हैं अलग अलग स्टेज पे। क्रोमेटिन कंटेंस, क्रोमेटिन के पास डीएनए एंड कुछ बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिनको हिस्टोन कहा जाता है। हिस्टोन्स, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आल्सो आरएनए, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए बेसिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन कहा गया, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ए सिंगल ह्यूमन सेल, अगर हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, सिंगल ह्यूमन सेल के पास करीब अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर लंबा लॉन्ग थ्रेड डीएनए का धागा होता है, थ्रेड ऑफ डीएनए, जो कि अमंग इट्स 46, मतलब पूरे 46 क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 46 मतलब 23 पेयर हो गया, तो अमंग 46 क्रोमोजोम में डिस्ट्रीब्यूट होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम। You will study the details of DNA packaging in the form of chromosome in class 12। तो इसका जो डिटेल में स्टडी होगी इसके डीएनए की पैकेजिंग की, वो क्लास 12 के चैप्टर में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस। एवरी क्रोमोजोम विजिबल ओनली डिवाइडिंग सेल्स, और जो क्रोमोजोम कब दिखाई देता है, जब सेल डिवाइड करती है। जब सेल रेस्ट में होगी तो क्रोमोजोम दिखाई नहीं देंगे। एसेंशली है जब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और यहाँ पे कैसा होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ बेसिक, ओ सॉरी, ऑन द साइड ऑफ साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर्स कहा जाता है, काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोजोम, और जो सेंट्रोमियर होता है होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करता है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेसिस पर क्रोमोजोम को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम है मेटासेंट्रिक, द मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है मिडिल में प्रेजेंट होता है, 2 इक्वल आर्म्स बनाता है क्रोमोजोम के, मतलब क्रोमोजोम के 2 इक्वल इक्वल आर्म्स बनाता है। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोजोम में जो क्रोमोजोम में कैसा सेंट्रोमियर स्लाइटली कहाँ प्रेजेंट होता है, अवे फ्रॉम द मिडिल, मिडिल से थोड़ा हटकर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोजोम, जिससे क्या होता है कि एक आर्म्स कैसी बन जाती है, शॉर्टर, और एक कैसी बन जाती है, लॉन्गर। तो एक ऐसा हो गया सब मेटासेंट्रिक। उसके बाद जो तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम है वो उसके इंड पर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स इंड, मतलब इंड के पास में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, जिससे क्या होता है कि जो इसकी वन आर्म्स है बहुत छोटी, एक्सट्रीमली शॉर्ट बन जाती है, और दूसरी आर्म है वन वेरी लॉन्ग आर्म बन जाती है। अब चौथा जो फोर्थ टाइप है वो है
टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टर्मिनल पर। ये जो डायग्राम दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, तो पोजीशन की बेसिस पर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो ये जो डायग्राम यहाँ पे दिए हैं, ये दोनों, ये क्या हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया, और ये डायग्राम है सब मेटासेंट्रिक का, और ये है एक्रोसेंट्रिक का। टीलोसेंट्रिक का डायग्राम नहीं दिया गया है, क्योंकि टीलोसेंट्रिक का वहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो टर्मिनल में प्रेजेंट हो जाएंगे। Sometimes few chromosome have a non-staining secondary constriction, और कभी कभी कुछ क्रोमोसोम में यहाँ पर नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देता है एट ए कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट। और यहाँ ये क्या मतलब, ये क्या देता है कि जो सेल में स्मॉल फ्रेगमेंट अपीयर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेटेलाइट। अगला है जो लास्ट ऑर्गेनल है, माइक्रोबॉडीज। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको माइक्रोबॉडीज कहा गया। दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम, जिसके पास बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोबॉडीज बोथ एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में प्रेजेंट होती है। याद रखना ये कैसा है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ही ऑर्गेनल होता है। ओके, ये चैप्टर हो गया समाप्त, इसका एंड हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक कर देना।